इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। यानी कि करंट कैरिंग लूप है और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया है। तो अगर आप देखेंगे, इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आप ये सोचो, ये एक्स एक्सिस में है और ये वाई जेड प्लेन में, यानी कि वाई जेड प्लेन में आपका लूप रखा हुआ है। ये आपकी वाई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस। तो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सपोज करो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देखेंगे इस वायर पर, यानी कि आई क्रॉस बी, आप देखेंगे आई इधर है और बी इधर है, आई क्रॉस बी इधर फोर्स लगेगा। इस वाले लूप पर देखेंगे, दिस इज आई इनटू द प्लेन एंड बी, आई क्रॉस बी अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, आई क्रॉस बी अंदर की तरफ फोर्स लगने वाला है। ओके, दिस इज दिस वे, आई क्रॉस बी फोर्स लगेगा। अब इस सेगमेंट पर देखेंगे, नीचे की तरफ करंट जा रहा है, नीचे की तरफ अगर करंट जा रहा है, आई क्रॉस बी करेंगे तो बाहर की तरफ फोर्स लगने वाला है। यानी कि आपका आई इधर है और बी इधर है, आई क्रॉस बी करेंगे तो इस तरफ फोर्स लगेगा, यानी कि बाहर लगेगा। और अब ये आपका आई इधर है, यानी कि इट इज आउट ऑफ द प्लेन, और बी इधर है, आई क्रॉस बी करेंगे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा और ये फोर्स भी अंदर की तरफ होगा। अब यहां पर ये स्क्वायर लूप है, तो यहां पर ये फोर्स और ये फोर्स और ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि यहां पर नेट फोर्स लूप पर आने वाली है जीरो, एफ नेट इज जीरो। बट व्हाट वुड हैपन इफ यू टिल्ट दिस स्क्वायर लूप, इस स्क्वायर लूप को सपोज करो ये उसकी पहली प्लेन थी और इसको आपने कुछ अल्फा एंगल से टिल्ट कर दिया। अभी देखो आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर देखें कि इट इज गोइंग इन टू द प्लेन, यानी कि इस ब्रांच में देखेंगे तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इन टू द प्लेन है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो आई क्रॉस बी एल करेंगे। ओके, आई क्रॉस बी एल करेंगे तो यहां पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाली है, दिस फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। ओके, और यहां पर आपकी फोर्स आने वाली है अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में आने वाली है, दिस फोर्स इज आई क्रॉस बी, अपवर्ड डायरेक्शन में आने वाली है। सो यहां पर, और इन दोनों सेगमेंट्स पर, इन दोनों सेगमेंट्स पर फोर्स बाहर की तरफ होगी। तो आप देखेंगे ये फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगी, ये फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगी। बट यहां पर देखेंगे कि फोर्स नेट तो जीरो है, यहां पर नेट फोर्स जीरो है। बट यहां पर देखेंगे कि इस सेगमेंट पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, इस सेगमेंट पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, और इन दोनों फोर्सेस में एक डिफरेंस है, दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन। अगर ये सेम लाइन में फोर्स लगती है तो कैंसिल हो जाती है, फोर्स तो कैंसिल हो जाएगी, बट यहां पर देखो ये एक फोर्स कपल बन जाएगा, दोनों फोर्स अलग आर्म पर लग रही हैं और यहां पर एक फोर्स कपल होने की वजह से एक टॉर्क लगेगा। जैसे बच्चों, अगर एक रॉड है आपके पास जिसकी लेंथ एल है और ये परपेंडिकुलर से यानी कि वर्टिकल से एंगल अल्फा पर है, और यहां पर दो फोर्स लगती हैं, लेट्स से दिस इज एफ एंड दिस इज ऑल्सो एफ। तो यहां पर टॉर्क की वैल्यू, आप टॉर्क की वैल्यू देखेंगे, यहां पर टॉर्क आएगा यानी कि एफ इंटू एल साइन थीटा आएगा, यानी कि ये इसको नीचे की तरफ लाएगा और ये इसकी ऊपर की तरफ लाएगा, यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज टॉर्क इसमें लगने वाला है। तो यहां पर टॉर्क की वैल्यू अगर आप निकालें, टॉर्क की वैल्यू इस कंडीशन में एफ इंटू एल साइन थीटा आ जाएगी। साइन अल्फा हम लिख सकते हैं, दिस इज साइन अल्फा, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स कपल इज एल साइन अल्फा। तो अब ऐसे केस में क्या करते हैं कि एक फोर्स को वी मल्टीप्लाई विद द पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, एल साइन अल्फा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको टॉर्क आ जाएगा। तो इस लूप पर भी टॉर्क यही रहेगा, यानी कि अगर ये एफ फोर्स है तो एफ इंटू दिस साइड लेंथ इंटू साइन अल्फा, ये आपके पास टॉर्क आएगा। हम यहां पर कंसीडर करते हैं कि अगर आपका एफ नेट जीरो और टावर नेट जीरो है, यानी कि ये केस वन देखो, यहां पर एफ नेट भी जीरो है और टावर नेट भी जीरो है। बट जब हमने इसको टिल्ट कर दिया है, टिल्ट कर दिया है तो एफ नेट तो जीरो है लेकिन एक टॉर्क की वैल्यू है, और टॉर्क की वैल्यू हमने क्या बोली थी, टॉर्क विल बी टाउ इक्वल टू एफ इंटू एल साइन थीटा। अब एफ की वैल्यू कैसे आएगी,
एफ की वैल्यू अगर हम यहां पर निकालते हैं तो देखो आपके कुछ लूप इस तरह से है, लूप इस तरह से है और इसके अंदर करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट ऐसे फ्लो होगा यानी कि इट इज सॉरी इट इज इनटू द प्लेन, इट इज इनटू द प्लेन, इट इज इनटू द प्लेन करंट है और ये आपका बी वेक्टर है। तो एफ क्रॉस बी करेंगे आप, यानी कि आई क्रॉस बी करेंगे। आई अंदर अंदर की तरफ है, यहां पर डीएल वेक्टर लेंगे और ये बी वेक्टर है। डीएल क्रॉस बी करेंगे तो आपको नीचे की तरफ आएगा, तो ये आपका नीचे की तरफ होगा और ये आपका ऊपर की तरफ होगा। यानी कि एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ की वैल्यू होगी आई इंटू एल क्रॉस बी। ये हमने निकाला था करंट कैरिंग एलिमेंट पर। तो एफ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी और आपके पास नेट टॉर्क होने वाला है एफ इंटू एल साइन थीटा। और एफ की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आई इंटू एल क्रॉस बी। और एल में और बी में दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ये इंटू द प्लेन है और ये हॉरिजेंटल यानी कि एक्स एक्सिस में। तो एल क्रॉस बी में यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपको सीधे बी इंटू एल मिल जाएगा। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी आई इंटू बी एल इंटू एल साइन थीटा। तो टोटल आपका हो जाएगा आई इंटू बी इंटू एल स्क्वायर साइन थीटा। अब आप देखेंगे कि एल स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस लूप, एल स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस लूप। उसको हम बोल सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू बी इंटू एल स्क्वायर को एरिया से रिप्लेस करिए, आई बी ए इंटू साइन थीटा। थीटा को ये आप दिस कैन बी कंसिडर्ड एज थीटा, आप थीटा या अल्फा कुछ भी ले सकते हैं। थीटा के टर्म में हमने निकाला है, आप इसको थीटा भी मार्क कर सकते हैं, यू कैन मार्क इट एज ए थीटा। ओके, यहाँ पर आप इसको थीटा भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा भी मार्क कर सकते हैं। थीटा के टर्म में हमने ये निकाला हुआ है। तो अल्टीमेटली आपके पास टॉर्क आ गया आई इंटू बी इंटू ए साइन थीटा। अब यहां पर जो टर्म है, टर्म यानी कि आई इंटू ए, आई इंटू ए, इस टर्म को हम कॉल करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। और टॉर्क को हम लिख सकते हैं आई और ए को क्लब करके आपने एम बना दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट लिख दिया। और टॉर्क का आप मैग्नीट्यूड देखेंगे, टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड आप देखेंगे तो वो होगा आई इंटू सॉरी आई को आप ये इसको आप लिखेंगे आई इंटू ए को आपने क्या लिखा है एम, तो आप इसको लिख सकते हो एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू एम इंटू बी, एम क्रॉस बी। यहां पर अब मैग्नेटिक मूवमेंट एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर पैरेलल आएगा, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर विल बी आई इंटू ए वेक्टर। अब ए वेक्टर लूप में कैसे लिया जाएगा, ये होगा राइट हैंड थंब रूल से। सपोज करो कि आपके पास कुछ ऐसा लूप है, अगर आपका करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है करंट, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से अपनी राइट हैंड फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट इज आउट ऑफ द प्लेन विल गिव यू द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। जो भी लूप का प्लेन होगा उससे परपेंडिकुलर होगा और इट विल बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, सॉरी इट इज इनटू द प्लेन। यहां पर क्या आएगा, इनटू द प्लेन आएगा। राइट हैंड थंब रूल से अगर ये फिंगर ऐसे कर्ल करते हो तो आपका थंब का डायरेक्शन इनटू द प्लेन आएगा, तो एरिया वेक्टर भी आपका इनटू द प्लेन जाएगा। तो आप टॉर्क को हमेशा लिख सकते हो एम क्रॉस बी, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू बी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आप इसमें भी देख सकते हो, अगर आपका ये इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है तो आप राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे तो आपका एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, आपका एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, दिस वे। और आप देखेंगे कि एरिया वेक्टर पहले इस डायरेक्शन में होगा और जब टिल्ट होगा तो ये ऐसे होगा, ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा। और इन दोनों में भी, यानी कि कितना टिल्ट हुआ है, जितना आपका प्लेन टिल्ट होगा, प्लेन ऑफ द कॉइल टिल्ट होगा, उतना ही एरिया वेक्टर टिल्ट होगा। अगर इस तरह से आपका करंट जा रहा है तो आपका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, एरिया वेक्टर विल बी इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। ये आपका एरिया वेक्टर होगा। राइट हैंड थंब रूल से आप कर सकते हो। आप क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है और थंब का डायरेक्शन आपको एरिया वेक्टर होगा।
ये आप सर्कुलर कॉइल के भी लिए भी निकाल सकते हैं। अगर आपकी कोई सर्कुलर कॉइल है और उसमें कुछ इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, लेट से एंटी क्लॉकवाइज, आपका करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, इसकी वैल्यू आई है और इसका रेडियस आर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होगी आई इंटू ए। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से अगर राइट हैंड फिंगर्स को आप ऐसे कर्ल करेंगे तो आपका थंब का डायरेक्शन विल बी आउट ऑफ द प्लेन। आपका अगर टॉर्क को हम लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा, अगर आपका थीटा जीरो है, थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो आपका टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब है कि आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों कैसे हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं, दोनों में क्या है, 0 डिग्री है। तो यहां पर आपका थीटा जीरो होने पर टॉर्क जीरो होगा, और थीटा 90 होने पर, थीटा यानी कि अगर आप इसको टिल्ट कर दे, इसको कुछ इस तरह से कर दें, और ये आपका बी वेक्टर है और एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से हो जाता है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर टॉर्क मैक्सिमम होगा एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरा आता है वर्क डन। यहां पर अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन लिखा जाता है इंटीग्रल ऑफ टाउ यानी कि टॉर्क डी डी थीटा का डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर ये आपका करंट इस तरह से आता हुआ है और यहां से अंदर जाता हुआ करंट है, तो आप देखेंगे इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, यानी कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर होगा। इसको आपने टिल्ट किया हुआ थीटा एंगल फ्रॉम द बी वेक्टर, तो यानी कि बी वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं टाउ डी थीटा। तो टॉर्क को वी कैन डिफाइन एज एम क्रॉस बी। एम क्रॉस बी डिफाइन कर सकते हैं, दिस विल बी एम बी साइन थीटा। लेकिन आप देखेंगे यहां पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि यहां पर करंट आउट ऑफ द प्लेन है और ये राइट साइड है। तो आउट ऑफ द प्लेन अगर करंट है और ये राइट साइड है, यानी कि फोर्स ऊपर की तरफ होगी, और नीचे में इनटू द प्लेन है और ये आपका बी वेक्टर राइट साइड है, तो आपकी डाउनवर्ड फोर्स होगी। तो आपका ये टॉर्क आएगा, यहां से अगर हम साइड से देखें, दिस वुड बी लाइक एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। अब टाउ डी थीटा में करना है तो टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर डी थीटा को देखेंगे तो यहां से हमने रेफरेंस माना हुआ है, इट इज थीटा फ्रॉम द, थीटा इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो टाउ और डी थीटा दोनों ऑपोजिट हैं, एक है एंटी क्लॉकवाइज और एक है क्लॉकवाइज, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमें माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। और हम टाउ को क्या ले सकते हैं, एम बी साइन थीटा, तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो माइनस साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा कॉस थीटा, तो अपने को वर्क डन मिल जाएगा एम बी कॉस थीटा। अब बच्चों आपको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा डिफाइन किया जाता है माइनस वर्क डन, यानी कि अगर पॉइंट वन से पॉइंट टू तक जाएं तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, और यहां पर इंटरनल फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, तो हम वर्क डन को लिख सकते हैं माइनस एम बी कॉस थीटा। अब यहां पर इंटीग्रेट करना है तो लिमिट यहां 1 से 2 पॉइंट के लगाएंगे, तो यहां पर कंसीडर करते हैं 90 डिग्री से, यानी कि थीटा 90 डिग्री से किसी भी एंगल थीटा के लिए हम चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं, तो यहां पर लिमिट भी हमारी कॉस थीटा के अंदर फ्रॉम 90 डिग्री टू एनी थीटा डिग्री लगती है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर आपके पास आएगा u थीटा माइनस यू एट 90 डिग्री, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री विल बी माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90। कॉस 90 बच्चों आपको पता है जीरो होता है, तो यहां पर cos 90 जीरो होता है, हम पोटेंशियल एनर्जी 90 जीरो कंसीडर करते हैं, वी अज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज जीरो, हम यहां पर एक रेफरेंस मान लेते हैं, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा कम्स आउट टू बी माइनस एम बी कॉस थीटा। और इसको हम
क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एम बी कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं एम डॉट बी, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट। यानी कि आपका टॉर्क जो आया है दैट इज एम क्रॉस बी, और जो आपका पोटेंशियल आया है एट एनी थीटा, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी थीटा इज माइनस एम डॉट बी। तो आप इसको याद रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। अब इसमें कंसीडर करते हैं कि थीटा वेरी करने पर, थीटा वेरी करने पर कहां पर हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो आप कंसीडर करेंगे लाइक अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है, थीटा क्या है 0 डिग्री, तो हमारा टॉर्क क्या होगा 0 डिग्री, क्योंकि हमारा टॉर्क टॉर्क इज एम बी साइन थीटा, ये हमारा टॉर्क है। अगर हमारा थीटा 0 है तो टॉर्क 0 होगा, टॉर्क 0 है तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब यहां पर हम u को देखेंगे, u कैसे डिफाइन होती है, u इज माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो यहां पर थीटा 0 रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एम बी, माइनस एम बी, विच विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम है और टॉर्क आपका 0 है, तो इसको हम बोलेंगे जहां पर एनर्जी मिनिमम है और टोटल टॉर्क 0 है तो इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये क्या होसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। कैसे होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि आपकी यू कैसी है, मिनिमम है। दूसरा, अगर आपका थीटा 90 है, थीटा 90 है तो आप देखेंगे टॉर्क मैक्सिमम होगा, टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो टॉर्क की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी और टॉर्क एम बी के बराबर होगा। और u की वैल्यू क्या है आपकी माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर यहां पर 90 डिग्री आप लेते हैं तो यहां पर आपकी u की वैल्यू 0 आएगी। अगर टॉर्क 0 नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होगा। फिर हम कंसीडर करते हैं इफ थीटा इज 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री है, आपका टॉर्क इज एम बी साइन थीटा, अगेन इट विल बी 0, क्योंकि साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 है और पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम बी, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। टॉर्क 0 है तो हम कैसे कह सकते हैं इक्विलिब्रियम है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो हम बोल सकते हैं कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो यानी कि जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बी और आपका एरिया वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में है यानी कि 180 डिग्री पर है, तो ये कैसा होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और एरिया वेक्टर और एम वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर और बी वेक्टर अगर दोनों पैरेलल हैं, यानी कि इस तरह से आपका लूप है और करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो आपका क्या होगा, एम वेक्टर भी इधर होगा, तो ये कैसा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है। यानी कि 180 पर अनस्टेबल और 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और 90 डिग्री पर मैक्सिमम टॉर्क होगा, वहां पर स्टेबल नहीं होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कब एक्सर्ट होगा लूप पर, जब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अ करंट कैरिंग कॉइल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल विल ओरिएंट सो दैट इट्स प्लेन बिकम्स, यानी कि कॉइल किस तरह ओरिएंट होगी। आप देखेंगे कि जब भी कॉइल पर टॉर्क लगता है, कॉइल पर टॉर्क कब तक लगेगा, टॉर्क आपका जीरो सिर्फ 180 डिग्री पर होगा और टॉर्क आपका 0 डिग्री पर होगा। लेकिन 180 डिग्री पर आपने स्लाइटली इसको डिस्टर्ब किया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये कहां पर आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर ये रेस्ट में आएगा। जब भी आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे या रोटेट करेंगे, सो इट विल अलाइन द मैग्नेटिक मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क इस तरह से लगेगा कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, inclined and any arbitrary angle to the magnetic field, parallel to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field। तो बच्चों यहां पर parallel to the magnetic field करेक्ट ऑप्शन होगा, because torque will be like this, that the magnetic moment aligns with the magnetic field। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड द करंट थ्रू अ कॉइल इज गिवन बाय एन, ए एंड आई,
देन रेस्पेक्टिवली देन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट को हमने कैसे पढ़ा है, यानी कि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n इंटू आई इंटू ए इस तरह, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। सो n की वैल्यू उन्होंने स्मॉल n से दे रखी है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एन आई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉइल इज शेप्ड इन अ फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, ओके, suspended between the poles pieces of permanent magnet such that the B is in the plane of the coil। तो हम यहां पर मान, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहां पर B in the plane of the coil, B is in the plane of the coil। तो हम देखेंगे कि कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। तो यहां पर हमारा एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर विल बी द आउट ऑफ द प्लेन। ये अगर हम करंट मान लेते हैं, तो अब टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क की वैल्यू होगी m क्रॉस b। तो एरिया वेक्टर इज आउट ऑफ द प्लेन, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी कि m इंटू वी आएगा। ये हमारा टॉर्क की वैल्यू है। m की वैल्यू क्या होगी, m विल बी आई इंटू एरिया, और एरिया को आप लिख सकते हैं, एरिया अगर इसकी साइड लेंथ l मानते हैं तो आई इंटू √3, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम ले सकते हैं √3l²/4, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होगा, और आपका एम वेक्टर ये हो। तो टोटल टॉर्क को हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू एम, यानी कि आई इंटू √3l²/4 इंटू बी। तो अगर आप इससे एल निकालने जाएं तो आपके पास एल की वैल्यू आएगी 4 टाउ/√3 बी इंटू आई, और इसका अगर रूट ले लें तो ये वैल्यू आएगी। अब 4 को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 टू 2 टाइम्स टाउ/√3 बी इंटू आई होल रूट, ये आपका ऑप्शन होगा। दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। तो आप देखेंगे ऑप्शन 2 इज मैचिंग, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ चार्ज पार्टिकल q is moving in a circle of radius r with this uniform speed, the associated magnetic moment of mu। यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। सर्कुलर मोशन में अगर आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है लेट्स से q, तो हम यहां पर आई इफेक्टिव हम लिख सकते हैं q/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 2πr/v। तो अपने पास आई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज q इंटू वी ओवर 2πr, ये हो जाएगी। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लिख सकते हैं आई इंटू एरिया, दिस इज q इंटू वी, यानी कि आई इफेक्टिव लिखेंगे 2πr वी QV/2πr, और एरिया को हम लिखेंगे πr²। आप देखेंगे यहां से r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली यू विल गेट q इंटू वी QVR/2, यानी कि ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा QVR/2। तो आप देखेंगे आपका आंसर D विल बी मैचिंग, D विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्क्वायर current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop, magnetic field and the plane of the loop are in the same direction। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्लेन ऑफ द लूप में है। इफ द फोर्स ऑन वन आर्म ऑफ द लूप इज एफ, ओके, द फोर्स, अब अपने को पता है कि यहां पर जो टोटल फोर्स होती है, टोटल फोर्स क्या होगी, टोटल फोर्स यहां पर टॉर्क लगने वाला है, यहां पर कैसा लगने वाला है, टॉर्क लगने वाला है, यानी कि इस पर आप बाहर फोर्स लग रही होगी और इस पर एक अंदर फोर्स लग रही होगी, और ये कुछ इस तरह से फोर्स होंगी। तो हम बोल सकते हैं एफ नेट फोर्स, हम यहां पर बोलते हैं एफ इज द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म्स ऑफ द लूप। तो नेट फोर्स इन द यूनिफॉर्म इज 0। अगर एक आर्म पर हम बोलेंगे, अगर एक आर्म पर एफ लग रही है तो सभी दूसरी आर्म पर -f होगी। यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों की फोर्स को अगर ऐड करेंगे तो ये भी 0 आएगी, यानी कि आप अदर 3 पर भी देखेंगे तो आप कहेंगे एफ
ये हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन हो एफ माइनस एफ, यानी कि इन दोनों का तो सम जीरो हो जाएगा। तो ऑल थ्री यानी कि रिमेनिंग थ्री पर अगर आप फोर्स वेक्टर को ऐड करें तो ये टोटल कितना आएगा, माइनस एफ आएगा। यानी कि फोर्स ऑन वन आर्म प्लस फोर्स ऑन रिमेनिंग थ्री, रिमेनिंग थ्री आर्म्स ऐड होके आपको क्या देनी चाहिए, जीरो। यानी कि फोर्स ऑन वन आर्म प्लस फोर्स ऑन रिमेनिंग थ्री आर्म्स इक्वल्स टू जीरो। तो रिमेनिंग थ्री आर्म्स की फोर्स क्या हो जाएगी, इसको अगर एलएचएस में आप लाएंगे तो इसको एलएचएस में लाएंगे, दैट विल बी माइनस एफ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा माइनस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है बट इट्स अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन। अ क्लोज लूप ऑफ PQRS current carrying is placed in a uniform magnetic field. The magnetic force on the segment PQ SR, RQ are F1, F2 and F respectively are in the plane of the paper and along the direction shown. Find the force on the segment QP. यानी कि QP सेगमेंट पर फोर्स निकालिए। तो बच्चों देखोगे कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, फोर्स ऑन द ऑन पी क्यू ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आप देखेंगे इस एल के परपेंडिकुलर आता है, क्योंकि जो भी हम फोर्स लिखते हैं दैट इज आई इंटू डी एल क्रॉस बी। तो ये डीएल के परपेंडिकुलर आती है फोर्स, तो हमारी कुछ फोर्स ये आएगी। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है। अब ये कंपोनेंट होगा, ये F2 को बैलेंस करेगा और ये कंपोनेंट होगा ये F1 प्लस F3। यानी कि हम बोल सकते हैं F वेक्टर प्लस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। सभी का चारों का सम लूप पर पूरी फोर्स जीरो होती है। तो हम F वेक्टर को लिख सकते हैं। अब ये देखो F1 और F3, F1 और F3 सेम डायरेक्शन में है। यहां पर F3 ज्यादा होगी क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स F3 माइन प्लस F1, ओके, प्लस F2 वेक्टर। F2 इनके परपेंडिकुलर है, तो अगर हम इसको आई कैप में मान लेते हैं तो ये जे कैप में होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, यू कैन राइट दिस इज F3 माइनस F1। ये माइनस साइन आया है क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेट्स से दिस इज आई कैप, लेट्स से दिस इज आई कैप एंड F2 के आगे भी ये माइनस आएगा, यहाँ पर F2 के आगे भी माइनस आएगा एंड F2 इन माइनस जे कैप। तो आप F का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब ये देखेंगे ये आई में है, ये माइनस आई में है, ये माइनस जे में है, ओके। तो आप इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि F का मैग्नीट्यूड विल बी F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर होल का रूट। ये आपका आंसर हो जाएगा और आप ये देख सकते हैं द आंसर डी विल बी मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सर्कुलर कॉइल ऑफ ABCD कैरिंग ए करंट I is placed in a uniform magnetic field. If the magnetic force on the segment AB is F, the force on the remaining segment of BCD है। बच्चों हमको याद रखना है कि नेट फोर्स लूप पर जीरो रहेगी, लूप पर नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन AB प्लस फोर्स ऑन BCD ए, ये टोटल ऐड होके जीरो हो जाएगी। तो जो भी फोर्स ए बी पर होगी उसका माइनस टाइम्स फोर्स ऑन बी सी डी ए, इस पर जो भी फोर्स होगी वो माइनस टाइम्स फोर्स ऑफ ए बी होगी। तो आपको ए बी की फोर्स दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा आपका माइनस एफ। आप देखेंगे आपका आंसर ए मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इन इक्विलिब्रियम
इन टू ओरिएंटेशन बोथ स्टेट्स आर अनस्टेबल। तो बच्चों ये डिटेल हमने कर रखी है। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन व्हाइल द वन इज स्टेबल अनदर इज स्टेबल। तो बच्चों पता है इक्विलिब्रियम कब होता है? जब टॉर्क जीरो होता है। टॉर्क जीरो कब होता है? थीटा इक्वल्स टू जीरो पर और थीटा इक्वल्स टू 180 पर। थीटा टॉर्क जीरो होता है, यानी कि टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं एम बी साइन थीटा, और ये दो पॉइंट पर जीरो होगा। अब u को हम डिफाइन करते हैं माइनस एम बी कॉस थीटा, ये डिफाइन करते हैं। तो u क्या हो गया? u मैक्सिमम होगा थीटा 180 डिग्री पर, और u मिनिमम होगा आपका थीटा इक्वल्स टू जीरो पर। तो थीटा इक्वल्स टू जीरो पर u मिनिमम है और टॉर्क जीरो है। तो ये कैसी कंडीशन होती है? स्टेबल कंडीशन होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पर टॉर्क जीरो है और थीटा 180 डिग्री है, तो u मैक्सिमम है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो दो पॉइंट पर उसका इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, और एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। एक्सपीरियंस इज ए टॉर्क वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एट ऑल ओरिएंटेशन। ये ठीक नहीं है। कैन बी इन इक्विलिब्रियम ऑन ओरिएंटेशन, तो यानी कि दो जगह ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If a current is passed through a spring, then spring will be expand, compress, remain same or none of them. तो आप देखो ये आपकी स्प्रिंग कुछ इस तरह से होगी, स्प्रिंग कुछ इस तरह से होगी, और आप अगर करंट पास करेंगे, करंट यहां से पास कर रहे हैं आप, कुछ इस तरह से करंट आ रहा है। करंट आ रहा है तो आप ये देखेंगे ये पैरेलल वायर्स बन जाएंगे। दो पैरेलल्स वायर में सेम डायरेक्शन में करंट आता है, तो ये क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे, दे विल अट्रैक्ट। और अट्रैक्ट होने से क्या होगा? कंप्रेस आपकी स्प्रिंग होगी, स्प्रिंग आपकी कंप्रेस होगी। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a rectangular loop of wire supporting mass m hangs with one end in a uniform magnetic field B pointing out of the plane of the paper. A clockwise current is set up. I is greater than mg by BA, where A is the width of the loop. Then weight rises due to vertical force causes the magnetic field and the work done on the system. Okay, the weight do not rise due to vertical for caused by magnetic field, work is done on the system. Weight rises due to the vertical force caused by the magnetic field, but no work is done on the system. Weight rises due to the vertical force caused by magnetic field, work is extracted from the magnetic field. तो यहां पर देखेंगे, अगर आपका करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, दिस इज योर करंट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहां पर ये फोर्स लगेगी, ये फोर्स लगेगी। अब यहां पर आपको फोर्स दी हुई है, फोर्स विल बी आई इंटू बी इंटू और इंटू ए, दिया हुआ है ए लेंथ, और यहां पर दिया हुआ है कि आई इज ग्रेटर देन, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन एम जी, बिकॉज आई इज ग्रेटर देन एम जी बाई बी ए, एम जी बाई बी ए ग्रेटर होगा। अब बच्चों हम देखेंगे कि यहां पर जो भी मैग्नेटिक फोर्स है वो mg से ज्यादा है। अब जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स mg से ज्यादा है, तो ये F फोर्स ज्यादा है, तो ये ऊपर लिफ्ट तो करेगा। बट क्वेश्चन आता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन होगा या नहीं, क्योंकि ऑप्शन वन में दे रखा है कि वेट राइजेस एंड वर्क इज डन। ऑप्शन थर्ड में लिख रखा है वेट राइजेस ड्यू टू वर्टिकल फोर्स बट नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ओके, तो यहां पर आप अगर देखेंगे कि यहां पर वर्टिकल फोर्स तो है, तो वेट तो राइज करेगा, वेट विल राइज, यानी कि W विल और mg, वेट विल राइज, वेट विल राइज, बट व्हाट या विच फोर्स विल डू द वर्क। तो यहां पर हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो।
अगर मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो है तो कौन फोर्स करेगा? तो बच्चा होता क्या है कि जैसे ही ये ऊपर लिफ्ट करेगा तो आपका जो करंट ऐसे है तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी तो आपका फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंपोनेंट आएगा। यानी कि आपका जो रिजल्टेंट मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इट इज गोइंग अप एंड गोइंग फॉरवर्ड। तो ये कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स इधर आएगा, फोर्स इधर आएगा तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक फॉरवर्ड एक हॉरिजॉन्टल। अब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा वो इसके करंट को अपोज करेगा, करंट को अपोज करेगा। टू मेंटेन द करंट बैटरी हैज टू डू द वर्क। तो यहां पर जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन बाय द बैटरी होगा टू मेंटेन द करंट, टू मेंटेन द करंट। क्योंकि जो भी मैग्नेटिक फोर्स है दैट विल अपोज दिस, क्योंकि यहां पर एक परपेंडिकुलर तो आ रहा है वेलोसिटी के, बट ये वायर के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, वो इस कंपोनेंट को, करंट के कंपोनेंट को अपोज करेगा, यहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा तो बैटरी हैज टू डू द एक्स्ट्रा वर्क सो दैट इट कैन मेंटेन द करंट। तो ये जो भी वेट को राइज करने में वर्क डन होगा वो बैटरी का होगा। तो यहां पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, वेट विल राइज बट नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि बैटरी इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो बाहर से सिस्टम पर कोई काम नहीं किया है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ कंडक्टर लाइज अलोंग ए जेड एक्सिस, यानी कि जेड की वैल्यू आपको दे रखी है, करंट इज फिक्स्ड, कैरीज अ फिक्स्ड करंट, 10 एम्पियर का फिक्स्ड करंट है, इनटू इन माइनस ए जे कैप, ये दे रखा है, डायरेक्शन सी फिगर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आप देखेंगे, दिस इज 3 इंटू 10⁻⁴ एंड समथिंग ई माइनस 0.2 एक्स कैप, ये दे रखा है, एक्चुअली एक्स है, यहां पर वेक्टर नहीं आना चाहिए, स्केलर आना चाहिए, इंटू ए कैप वाई, ये वाई डायरेक्शन में दे रखा है। और आपका करंट आई इज इन जेड डायरेक्शन है, फिक्स्ड करंट है आपका, माइनस ए कैप जेड में दे रखा है। ओके, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर एट ए कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 मीटर टू y इक्वल्स टू 0 मीटर इन टाइम। डेल्टा टी आपको दे रखा है, डेल्टा टी इज 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अज्यूम द पैरेलल मोशन अलोंग द x एक्सिस। तो यहां पर आप देखेंगे ये x एक्सिस है, यहां पर एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां पर हम पावर निकालने वाले हैं, टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। टोटल वर्क डन के लिए हम निकालेंगे एफ डॉट डी एक्स, और एफ की वैल्यू हमारी रहेगी बी आई एल। तो यहाँ पर वर्क डन को लिखेंगे, यहाँ पर ये आई एल और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू ई की पावर माइनस 0.2x, इसको dx से करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 टू 2, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर 0.2 से -0.2 से डिवाइड करेंगे और लिमिट रखेंगे 0 से 2। तो जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा -0.2 इंटू 2, और 0 रखने पर यह माइनस आएगा। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्स, ये वैल्यू 0.33 के आस अप्रॉक्स आएगी। इस वैल्यू को आप रखेंगे यहाँ पर, एल की वैल्यू क्योंकि प्लस 1.5 से माइनस 1.5 है, तो ये आपको 3 वैल्यू मिल जाएगी, 3.0 मीटर्स। तो आप एल की वैल्यू 3 रखेंगे, और आई की वैल्यू आपको 10.0 एम्पियर दे रखी है, 10 एम्पियर आप यहाँ पर रखेंगे, तो 10 से यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगा, दिस विल बी 9। तो आप लिखेंगे 9 इंटू 10⁻³ 0.3। अब वर्क डन को आप टाइम से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.2 था अपॉन 5 इंटू 10⁻³ यानी कि आपको टाइम दे रखा था कि इतने टाइम में ये मूव कराना है। तो यहाँ पर आप पावर कैलकुलेट करेंगे और पावर विल कम आउट टू बी 2.97 वॉट।